साल से मैं सब्जेक्ट आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, फिर पाकिस्तानीज ने जापान में भी कांड करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, क्या कांड करना शुरू कर, देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हारिस सुल्तान का वीडियो है, जापान में पाकिस्तानियों के कारनामे। तो जी हाँ, मुझे भी खबरें मिल रही हैं कि जापान में भी बहुत कुछ उथल पुथल मच रहा है। और पहले तो एक वो वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, जापान में जो भीख मांग रहा था पाकिस्तानी। इसके अलावा अब वहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जापान में पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसा कि बाकी देशों में हो रहा है। हालांकि जापान में अभी जो माइग्रेंट्स हैं इनकी संख्या बहुत कम है। जापानी बहुत जल्दी से आपको अपने देश में घुसने या रहने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहाँ पर थोड़ा बहुत ढिलाई दी गई है और ये पाकिस्तानी पहुँचने लगे हैं वहाँ पर। और इनके खिलाफ जापानियों में अब गुस्सा बढ़ने लगा है। थोड़े से पाकिस्तानी, लेकिन गुस्सा बढ़ने लगा है। तो मुझे लग रहा है कि उसी से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर ये करतूतें अपनी करनी बंद नहीं करेंगे। क्राइम है, लड़कियों को छेड़ना है, लड़कियों के साथ गलत बर्ताव करना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। भीख मांगना तो खैर है ही। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या बता रही हैं। बड़े अरसे से जैसा कि आपको बताता चला आ रहा हूँ कि बाहर के मुल्कों में मुसलमानों को छितर पड़ने हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा आगे हैं वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। यूके में क्या होता है, क्योंकि यूके में जो पूरी मुसलमानों की जो आबादी है उसमें 35% पाकिस्तानी है और 17% बंगाली हैं। तो आई मीन बेसिकली आधी जो यूके के मुसलमानों की आबादी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। वो क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये फॉर्मर कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो उन्होंने बाद में जब अपना एक तरीके का कॉम्पनसेट करने के लिए, अजाला भरने के लिए, उन्होंने कहा चले हम प्रायोरिटी पे ना उन लोगों को जिनको हमने अपनी कॉलोनीज बनाया था उनको हम पहले वीजा देते हैं। फ्रांस से लेकिन हारिस भाई, मैं कहूँगा कि आप इन पूरे 50% को भी आप पाकिस्तानी कहिए। ओरिजिनली जो बांग्लादेश है वो तो ईस्ट पाकिस्तान ही था ना। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, भारत से पाकिस्तान निकलकर बना, तो पाकिस्तान बना एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। तो ओरिजिनली दे आर पाकिस्तानीज, क्योंकि उन्होंने उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, वो पाकिस्तान बने। वहीं से बांग्लादेश जो आज है, जो पूरी पाकिस्तान था, वहीं से पाकिस्तान बनाने की जो बात थी वो निकली। वहीं पर सब कुछ प्लानिंग की गई। तो आप इसको 50% प्लस पाकिस्तानी ही मानिए। हम भी अब उसको बांग्लादेश कहना बंद करते हैं, अब उसको पूर्वी पाकिस्तानी कहते हैं। ठीक है। फ्रांस ने भी यही काम किया अल्जेरिया के साथ, तो लेकिन खैर उनको ये भारी पड़ गई, सॉरी बोलना उनको भारी पड़ गया। तो यूके में क्या करते हैं, बहुत सारी आपको वीडियोस दिखा चुका हूं कि अब तो नो गो जोन्स बन चुके हैं। अभी मैं देख रहा था बर्मिंघम में ग्राफिटी बनी हुई थी, नो वाइट्स अलाउड। तो उनके अपने मुल्क में ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसका खैर पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। ये अल्लाह अकबर के नारे और उनको लोगों को जलील करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगा के। देखिए जरा ये यूके में क्या कर रहे हैं। तो ये उनकी गलियों में इस तरह उनके अंदर खौफ फैला रहे हैं, उनको डर लगा रहे हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान जाते नहीं है। अच्छा, मजेदार बात है ये कि इस तरह के जब कोई प्रदर्शन होता है ना, जहां ये इनको अपनी ताकत दिखानी होती है, ये सब नारे उरे लगाते हैं, तो यहां पर आपने एक चीज गौर की है, 99% ये सारे मास्क पहने होते हैं, खुद भी खौफ में होते हैं कि पहचान लिए जाएंगे तो पहले तो पिछवाड़ा लाल किया जाएगा और ज्यादा हुआ तो डिपोर्ट भी कर दिए जाएंगे। तो ये खुद भी डरे हुए होते हैं, लेकिन चूंकि अंदर से वो कुलांचे मार रही होती हैं चीजें, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो करेंगे दिखाएंगे। अबे जब इतने ही बहादुर लोग हो तुम लोग, तो मास्क हटा कर किया करो ना। किस बात का डर है तुम्हें? क्यों डरते हो तुम? मास्क लगाकर ऐसे प्रदर्शन क्यों करते हो? ये जहां पर बाहुबल दिखाना होगा, जहां पर नॉर्मल है भाई, ठीक है 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया, वहां पे नहीं करेंगे ऐसे सब। नहीं है, लंदन में ये करते हैं।
ये 14 अगस्त को वहां पे इन्होंने सड़कें बंद करके उसको मना रहे हैं, जो जश्न आजादी। आई मीन आई तो गोरों को क्यों ना आग लगे, गोरों को बेचारों को क्यों ना आग लगे कि ये क्या हो रहा है। खैर, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये लें और देख। क्या पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई गोरा आके नारे लगा सकता है जीसस के, या हिंदू आके लगा सकता है जय श्री राम के? धज्जियां उड़ा दोगे आप लोग। लेकिन उनके मुल्कों में क्या करते हो? तो लेकिन ये सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं है। मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी आपसे कुछ 3-4 महीने पहले कि जापान बड़ा मशहूर है कि जापान इमिग्रेशन नहीं देता किसी को। सऊदी अरब और जैसा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, उसी तरह जापान भी किसी को इमिग्रेशन नहीं देता। तो जापान का बर्थ रेट उनका भी बड़ी तेजी से गिर रहा है, उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है, वाहिद कंट्री है बड़ा जिसकी पॉपुलेशन रिवर्स में गई है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उधर भी कुछ लोग चले गए, माइग्रेंट्स भी गए और असाइलम सीकर्स भी गए। तो वहां पे जब गंद गबाड़ जाता है तो फिर वहां पे सारी बात वही काम होता है जो यूरोप में हो रहा है। जो साफ सुथरी सड़कें थी, जो साफ सुथरे नेबरहुड्स थे, वहां पे अब मोमिन दाढ़ियों वाले अल्लाह अकबर के नारे लगाते नजर आते हैं। तो जापान में भी ऐसा, और औरतों के रेप भी करते हैं बहुत ज्यादा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। पूरा ग्रूमिंग एक्ट का स्कैंडल जो है देख लें जाके। तो उधर जाके इन्होंने जापानी लड़कियों को भी छेड़ना शुरू कर दिया। तो अभी आज से कोई 5-6 महीने पहले ये बड़े प्रोटेस्ट हुए थे जापान में कि मुसलमानों को यहाँ से निकालो। ये प्रोटेस्ट हुए जापान में कि मोमिनों को यहाँ से निकालो। उधर जो मोमिन थे उस वक्त वो ज्यादातर कुर्दिस्तान से गए हुए थे। लेकिन अब एक और वीडियो आ गई और हमारे पाकिस्तानी भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। तो जरा देखिए कि आपके पाकिस्तानी भाई वहां पे क्या गुल खिला रहे हैं जापान में। यही वजह है कि जापान जो है लोगों को वीजे नहीं देता। हालांकि बाकी के और मुल्क बड़े अच्छे हैं, लेकिन मोमिनों का हर जगह भी पंगा होता है। देखिए जरा, ये पाकिस्तान। अरे बाप रे, ये जापान है, ये जापान है, ये जापान है, ये जापान है। मोमिन पाकिस्तानी। तो ये वो वजह कि इन लोगों से सारी दुनिया अब नफरत करती है, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। ये जापान वो मुल्क है जहां पे कहा जाता है कि आप मोबाइल अपना रख के चले जाए ना, अगले दिन आएंगे वहीं पे पड़ा होगा। सिंगापुर की भी वैसी एग्जांपल दी जाती है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि जहां पर भी ये लोग जाते हैं वहां पे ये लोग गंद मचाते हैं। और जब इनकी हाईलाइट की जाती है इनकी गंदी हरकतें, तो ऊपर से उल्टा चोर को अतवाल को डांटने लग जाता, इस्लामोफोबिया हो जाता, रेसिज्म हो जाता। अब ये तो गोरे नहीं है, हर कल्चर अपने आप को सुपीरियर ही समझता है, इसमें शक की बात नहीं है। लेकिन यहां पर तो जो नॉर्मल इन्होंने जो एक सबसे अच्छी सिविलाइजेशन है वेस्ट है, जिन्होंने सारे काले पीलों को अपने गले से लगाया कि चलो भाई हम तुम्हें बराबर समझते हैं। किसी और कल्चर ने आज तक ऐसा नहीं था किया कि हम तुम्हें अपना बराबर समझते हैं। किसी ने नहीं आज तक ऐसे किया था। अभी इस्लाम का नाम ना लेना, इस्लाम में साफ लिखा हुआ है कि जो काफर है वो बेहतर नहीं है, जो मुसलमान है वो बेहतर है। उसमें रेसिज्म नहीं है, लेकिन उसमें बिगेटरी है थ्रू फेथ। तो वेस्ट ने इन सारी चीजों से ऊपर होकर कहा सारे बराबर हो, आ जाओ हम गले से लगाते हैं तुम्हें हाउसिंग भी देंगे, वेलफेयर भी देंगे, चेक्स भी देंगे, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो उनको भी हम पालेंगे। ये सारा वेस्ट ने किया, उसके बावजूद ये उसको गालियां निकालते हैं। तो अब चलो वेस्ट बुरा है, अब ये जापान में अंदर भी ये सारी जगहों पे एक ही कम्युनिटी है जिसकी प्रॉब्लम, उसकी वजह मैं ये नहीं कह रहा डीएनए में खराबी है, या उसकी वजह ये है कि जिन वैल्यूज को लेके ये पलते बढ़ते हैं, जो इनके बचपन से इनके जहनों में, जो खोपड़ियों में जो बातें डाली जाती हैं, वो हैं ही यही कि ये काफर है, ये काफर गंदे हैं, बदतर हैं। इसलिए इनके अंदर कभी भी लॉयल्टी आती नहीं है। तीसरी जनरेशन यूके में पैदा हो गई है। गंदे हैं, सब कुछ है, लेकिन जाएंगे इन्हीं देशों में, क्योंकि वहां पर बेहतर सड़कें हैं, बेहतर व्यवस्था है, बेहतर सोशल वेलफेयर के स्कीम्स हैं, लोगों की बात मानी जाती है, वहां पर लोगों के साथ भेदभाव कम है, डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप इलाके हैं, आपसे कमतर हैं, आपसे गंदे हैं, लेकिन आपसे बेहतर हैं। कैसे? और आप जाना चाहते हैं वहीं पर। आप लीबिया क्यों नहीं जाते, आप इराक क्यों नहीं जाते, आप ईरान क्यों नहीं जाते, आप सूडान क्यों नहीं जाते, आप कांगो क्यों नहीं जाते, आप यमन क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? आदमी वहीं पर जाता है जहां पर डेवलप कंट्री हो। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, यहीं जाते हो ना आप लोग, जापान, कोरिया। तो आप लोग खुद से सवाल नहीं पूछते कि यार अगर ये काफिर हमसे बेकार हैं, काफिर इतने गंदे हैं, तो उनके देश की सड़कें बड़ी साफ हैं, बड़े साफ सुथरे लोग रहते हैं, पहनते उड़ते भी आपसे हमसे बेहतर हैं, हमसे दिमाग भी ज्यादा तेज रखते हैं, ज्यादा इन्वेंशन भी उन्होंने की हैं, नोबेल प्राइज भी ज्यादा उन्होंने जीते हैं,
और हम कहते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, वो गंदे रहते हैं, लेकिन ये तो दिखता नहीं है ग्राउंड पे। तो आप लोग अपने आप से सवाल नहीं पूछते। इसको कहते हैं रेडिकलाइजेशन, जहां पे आपको अच्छी चीज भी अच्छी नजर नहीं आती, आप उसका फायदा उठाते हो लेकिन उसके विरोध में रहते हो। वो भी वहां पे शरिया फॉर यूके के नारे लगाते हैं। वो वहां पे अभी भी गोरों को गालियां देते हैं, गोरों को अपने से कमतर समझते हैं। उनके मुल्कों में जाके उनके प्यारे प्यारे मुल्कों की धज्जियां उड़ा दी। जापान का भी देखा है ना, ये भी क्या कर रहे थे बांदर की लंग की तरह, क्या कर रहे थे ये एक आई डोंट नो, ये अब पिटी के भी काबिल नहीं है। ये बस अब इसी काबिल है कि इसकी जो गंदी हरकतें हैं इस कौम की, वो पूरी दुनिया को दिखाई जाए, और इनके ऊपर जितना बोला जाए वो उतना कम है। जब तक ये ठीक नहीं होंगे, जब तक इनके अंदर से आवाजें नहीं उठेंगी, मेरे जैसे 1 लाख और नहीं पैदा होंगे पाकिस्तान के अंदर जो कहेंगे ये जो हम कुत्तखाना हर जगह पे डाले रखते हैं, जो गंदी हरकतें करते रहते हैं, भाई हमें अपने गिरबान में झांक के देखना होगा। ये इनको करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं करेंगे, ये जब तक अमेरिका करा रहे हैं, जो करा रहा है। अभी मैंने कल वो वीडियो डाली महरूब, पाकिस्तान के लिबरल्स के भी बड़े गर्क हैं, वो भी जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। यानी ये ऐसी कौम है कि ट्रेनिंग ही बचपन से इस बात पे हुई है कि हमने दूसरे को अपनी जो मिसफॉर्च्यून्स है या अपनी गंदी हरकतें, उसका इल्जाम जो है हमने दूसरे के ऊपर ठहराना। कभी कोई कौम आगे ऐसे नहीं गई जो हर वक्त ये रोती धोती रहे उन्होंने साजिश कर दी हमारे खिलाफ, उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। पूरी दुनिया, उन्होंने साजिश नहीं की, उन्होंने अपने मुल्कों को, अपने आप को बेहतर किया। आप लोग इतने नकम्मे, जाहिल और 1400 साल पुराने नजरिए को लेकर चल रहे हैं, तो जाहिर बात है आप 21वीं सदी में मुकाबला कैसे करेंगे। आपके आइडियल्स जो हैं, आपके जो फेवरेट लोग हैं, उनकी आजकल के जमाने में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। इमेजिन करें आपका वजीर आजम हो, 9 साल की बच्ची से उसने शादी की हुई है, पूरी दुनिया थू थू करेगी उसके ऊपर। तो ये आपका वो इंसान है जिसको आपने सबसे ऊपर रखा हुआ सर पे। सो द रीजन व्हाई दिस कंट्री इज अ फेल्ड सोसाइटी एंड ओवरऑल सारे मुसलमानों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, क्योंकि जो उनके आइडियल्स हैं, जो उनका मॉरल कोड है, जो भी उनकी वैल्यूज हैं, कि अभी देखो तालिबान ने क्या किया, औरतों की आवाजें बैन कर दी। इराक ने क्या किया, इराक ने मिनिमम एज कर दी है शादी की लड़कियों की 9 साल। वैसे जब इनको पकड़े तो ये कहते हैं नहीं नहीं जी, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जी, नहीं नहीं जी, ऐसा कोई नहीं है। तो ये इनका बेड़ा गर्क है, ये इनका हाल है। और ऊपर से डबल डाउन किए जा रहे हैं, अपनी आवाम को इतना बेवकूफ बनाया हुआ कि वो मजीद कह रहे हैं और इस्लाम हमें चाहिए, और इस्लाम। अब क्या हो इससे ज्यादा और इस्लाम तुम्हें क्या यही चाहिए ना, 9 साल की बच्चियों की शादियां कर दो। डोमेस्टिक वायलेंस के बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज मौलवियों ने उठाई थी, वो भी ऐसे तैसे करके। मैं ख्याल इस्लामाबाद में पास हुआ, बाकी जगहों पे नहीं हुआ। औरतों की टुकाई फैंटी आपकी कुरान के अंदर लिखी हुई है। फेल्ड कौम, फेल्ड नजरियात, फेल्ड रिलीजन, बिकॉज इट्स रिलीजन जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने मुल्क खड़ा किया, जिसकी वजह से नाकाम है। पूरी दुनिया इनको छितर मार रही है और अभी बड़े बुरे छितर पड़ने हैं और मजा बड़ा आना। अगर आपको मेरी ये वीडियो, देखिए, अगर आपको रेस चल रही है, मान लीजिए 10 लोग दौड़ रहे हैं, और अगर उनमें से आप उनके साथ नहीं दौड़ सकते तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। आप फिर लाख चिल्लाते रहिए, आप अपने रिलीजन को एज ए विक्टिम कार्ड प्ले करिए, कुछ भी करिए। धीरे 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 ऐसा एक वक्त आएगा जब लोगों से आपका संपर्क कम हो जाएगा, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, लोग आपको सोसाइटी से छांटा जाने लगेगा, सोसाइटी खुद को, अपने आप को अलग करने लगेगी आपसे, क्योंकि आप मैच नहीं कर रहे हैं। चीजें आगे बढ़ती हैं, चीजें डेवलप होती हैं, कई बार कॉन्सेप्ट्स बदलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज से 10,000 साल पहले जो हमारा सनातन का कॉन्सेप्ट था उसमें एक आध चीजें ऐसी थी जो आज भी चल रही हैं, तो हमने उसको चेंज किया, बदलाव किया। आपकी मर्जी है, बदलना है बदलिए, मन नहीं बदलना मत बदलिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, वो सामने वाला जो दूसरी कम्युनिटी है वो अपनी रफ्तार धीमी करके आपके साथ धीरे 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 चला है, रेस में आपके बराबर हो और आपके साथ साथ चले, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी सारी कम्युनिटीज अपनी डेवलपमेंट्स देख रही हैं, एजुकेशन देख रही हैं, नई नई चीजें पता चल रही हैं, नई नई रिसर्च हो रहे हैं, नए नए खोज हो रहे हैं। वो स्पेस में जाना चाहते हैं, वो बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी सोसाइटी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको इसमें साजिश लगे, आपको इसमें कुछ भी लगे, वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि डेवलप होने के लिए, किसी सोसाइटी को डेवलप होने के लिए, सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए उसमें निरंतर जो है ना स्पीड रहनी चाहिए और उसमें वक्त के साथ बदलाव होने चाहिए। बदलाव नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है, आपको नहीं करना मत करो भाई, लेकिन दूसरे को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं करेंगे लेकिन हम तुझे अपनी तरह बना देंगे। तो सामने वाले बेकार थोड़ी ना बैठे हैं यार, वो आगे बढ़ जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, आप रेस में पीछे रह जाएंगे। आप रहिए पीछे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप डरा कर, धमका कर, अपनी ताकत दिखाकर
ऐसा कर लेंगे तो दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अपनी ताकत दिखाकर, डराकर, धमकाकर चीजें बदल दी गई। आज तक नहीं हुआ। ऑटोमन एम्पायर भी खत्म हो गया, मुगल एम्पायर भी खत्म हो गया, उसके पहले अशोका का एम्पायर था वो भी खत्म हो गया, उसके पहले गुप्त वंश था वो भी खत्म हो गया। सस्टेन वही कर सकता है जो वक्त के साथ चले। अगर वक्त की डिमांड है कि अपनी पॉलिसी में या अपनी चीजों में, अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है तो लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे चली जाएगी। बाकी लड़ना भिड़ना ये जब से इंसान पैदा हुआ है तब से चल रहा है, और आगे भी जब तक इंसान रहेगा इस धरती पर तब तक चलता रहेगा। इसलिए इतिहास से सीख लेनी चाहिए कि बड़े बड़े लोग आए और वो चले भी गए, लेकिन दुनिया नहीं बदली। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती है। जो उसके साथ रफ्तार बना के रख पाया वो डेवलप हो जाएगा, जो नहीं बना पे रख पाएगा ऐसे ही गायब हो जाएगा। 77 ईयर में पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर वो चाहता, छोटी कंट्री थी, मैनेज करना आसान था। आप इंडस्ट्रीज पे जोर देते, आप एजुकेशन पे जोर देते, आप अलग अलग नए नए इन्वेंशंस पे जोर देते, आप यूथ को मौका देते, तो आज पाकिस्तान दुनिया के बाकी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता था ना। आज पाकिस्तान को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती ना। आज पाकिस्तान के पीएम को बार बार मिडिल ईस्ट, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी एशियन बैंक, वहां जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ती कि भाई मुझे सैलरी देने के पैसे नहीं, लोगों को खिलाने के पैसे नहीं। पाकिस्तान को अगर शुरू से ध्यान दिया गया होता, लेकिन किस पे ध्यान दिया गया? रेडिकलाइजेशन पे। रेडिकलाइजेशन पे ज्यादा जोर था ना। यही जोर अगर एजुकेशन पे होता, यही जोर अगर छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज पे होता, यही जोर अगर बड़ी इंडस्ट्रीज पे होता, नई इनोवेशन लाने को होता, यूथ के लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स आप उपलब्ध कराते, तो आज आपकी कंट्री भी जापान की तरह आगे होती। लेकिन सारी चीज यहां पर है सोच। आप सोच को बदलना नहीं चाहते, और जब सोच नहीं बदलेंगे, और वो सोच जो है पाकिस्तान में वो रिलीजन से जुड़ी हुई है, जब तक ये दो चीजें आप अलग अलग नहीं करेंगे आप डेवलप नहीं हो सकते। इससे बढ़िया एग्जाम्पल, पाकिस्तान से बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है दुनिया के लिए? 77 ईयर्स में पाकिस्तान जिस तरह से एक छोटा देश था, जिस तरह से वहां पर रिसोर्सेज हैं, बंदरगाह भी हैं, एयरपोर्ट भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने उनको डेवलप किया होता, आज पाकिस्तान एक ठीक ठाक डेवलपिंग कंट्री होती। तो ये क्या दिखाता है कि आप वक्त के साथ नहीं चले, अपने आप को आपने वक्त के साथ नहीं बदला, तो वक्त ने आपको पीछे धकेल दिया। अब बहुत आसान है ये समझना। खैर, कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। जो हैरस है ना, बड़ा ही कमीना बंदा है, बड़ी बेगैरत इंसान है। अब आप पूछेंगे चौंकोगे क्यों? क्योंकि बेगैरत को मैंने कई मरतबा बोला है, मुसलमान और मोमिन में फ़र्क है। अब बेगैरत इंसान, मोमिन जो होता है वो तुमने देखे नहीं। मोमिन तो ऐसा सोच भी नहीं सकते जैसे ये पाकिस्तानी मुस्लिम कर रहे हैं। मोमिन के अंदर तो ये चीज़ें ही नहीं होती। मैं तुम्हें अब एक बात सुनाऊं इस बेगैरत की कि ये एक्स मुस्लिम होने की रीज़न इसने बताई थी, इसके चैनल पर मैंने देखी थी। अच्छा, ये कमीना ये कहता है कि मैं इस वजह से हुआ कि हमारा खुदा है, मतलब एक खुदा है, तो उसका एक नादान बच्चा बंदा कह लें कि वो गलती करता है तो उस पर उसका खुदा उसको सजा देता है, तो वो उसको मोहब्बत तो ना हुई अपने बंदे से जी, उसकी अकल की कमी है। ओ मैं हैरान हो गया और बगैर मैंने उस पर कमेंट भी उस पर किया। मैंने कहा इस तरह तो देखें कि दूसरे रिलीजन में भी है, आप गलती करेंगे तो आपके लिए सजा भी है, जजा सब कुछ है। कर्मा जिसे बोलते हैं, हाँ, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुइज्म में कर्मा उसको बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर नेकी उसको बोलते हैं। तो जिस तरह कर्म होंगे उस तरह के आपको मिलेगा। मेन रीजन
और इसने ये बताया कि मुझे अल्लाह ताला का जो वजूद है वो वाज़ह नहीं हुआ, मैं उसको नहीं मतलब कि हाँ, इसको तब भी वाज़ह न था जब नौज़ बिल्लाह ताला हज़रत मूसा सलाम की तरह इसके साथ आके कलाम करता और जलवे नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ वो ये सवाल मौला अली से भी हुआ था। मौला अली से भी ये सवाल होता है कि हमारा जो क्रिएटर है, हमको बनाने वाला है, तो हमारे सामने क्यों नहीं आता। मूसा सलाम से भी यही सवाल हुआ था, मौला अली से भी ये सवाल हुआ था। तो मौला अली ने उस काफर को, उस मुनाफिक को कहा था कि ये सूरज को देखो, उन्होंने सिर्फ 1 मिनट की तरह थोड़ी देर देखना है इसको, तो वो नहीं देख पाया। उसने जो बनाने वाले की तख्लीक इतनी हैवी है, तुम उसको आँख दे तो उसका तुम दीदार या उसको कैसे तुम देख सकते हो। सबसे बड़ी दलील ये थी। तो उसकी सबसे बड़ी दलील फिर मूसा सलाम थे, जब उनकी कौम ने जिद पकड़ ली कि हमने अल्लाह को देख नहीं देखना है, हमने अल्लाह ताला की ज़ात को देख नहीं देखना। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि आपके अंदर इतनी सख्त नहीं है, आप मेरा जलवा नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये है कि महसूस हम दिल में करते हैं, वो मैं उसकी वजह बताता हूँ। खैर वीडियो कहीं और चली जाएगी, मैं बस इतना कहता हूँ कि हज़रत मूसा सलाम की कौम जब मोमिन फर्क बता रहे थे ना, तो मैं ये कहना इसको कुछ पता ही नहीं है। कोहे तूर पर जब इकट्ठे हुए थे हज़रत मूसा सलाम अपनी कौम के साथ, तो सिर्फ एक तजल्ली पड़ी थी। तजल्ली का मतलब है कि सिर्फ जस्ट 1% जैसा मैं लाइट जब एक तजल्ली बोलते हैं लाइट को, पंजाब अपना उर्दू में और फारसी और इसमें इसको बोलते हैं तजल्ली। अल्लाह की ज़ात ने अपना जस्ट एक छोटा सा 0.0001% एक तजल्ली दिखाई थी। तो वो जितने भी उधर थे ना उस कौम के लोग जिनको शौक था अल्लाह की ज़ात को देखने का, वो उधर ही पूरे हो गए, जल गए, मर गए। जो था ना अपना कोहे तूर, आज भी जाकर देख लो, वो आज भी ब्लैक कलर में मौजूद है और आपको ब्लैक हो गया। नहीं, वो असल एक मिथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी उस कोहे तूर पर जाकर आप इस पर व्लॉग भी है लोगों के, मैंने देखे हैं खुद, वो आज भी उधर जहाँ तजल्ली पड़ी थी आज भी उधर वो ब्लैक कलर में दूसरे पहाड़ों में इसमें थोड़ा सा झुका भी है और ब्लैक भी है। और मूसा सलाम गश्त कर आगे गिर पड़े थे। मतलब हमारे कहने का मकसद जो इसने एक दावा किया ना, जिस तरह मतलब बता रहा कि मैंने अल्लाह के वजूद कहीं देखा नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, तो इतनी हमारे अंदर ताकत ही नहीं है देखने की। तो यार एक महल है जैसे कह रहे हैं और वो रोशनी से भरा हुआ, उसमें इतनी छोटी सी सुराख कह लें कि इससे भी छोटा कह लें कि उस वक्त थोड़े से रोशनी निकली थी जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी थी। तो उनका मैंने सुना है कि वो 40 दिन तक बेहोश रहते हैं। हाँ, बेहोश हो गए, बाकी मारे गए नबी के बाद नबी का रुतबा होता है, तो वो उनका हम आम से कौन होते हैं। और बाकी जो थे लोग कौम के वो मर गए थे जिनको शौक चढ़ा हुआ था। चलें, खैर इस बात को हम लंबा नहीं खींचेंगे। बात हो रही थी जो मोमिनीन की पर बात करता है, मोमिनीन बकवास करता है, पाकिस्तानी मोमिनीन। अब दगड़ दल्ले आज के बाद मोमिनीन नहीं करें, मुसलमान कह सकते। मोमिन थे दाता अली जवेरी, मोमिन थे ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, मोमिन थे बख्तियार काकी, मोमिन थे अली अहमद साबर कलियर शरीफ में जिनका मज़ार शरीफ है, वो मोमिन थे। उनकी हिस्ट्री पढ़ो, वो थे मोमिन। उनका कोई मुझे वालिस दिखा दो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर गैर मुस्लिम भी जाते हैं और मुरादें पाते हैं, शरीयत में जाते हैं, पाते हैं मुरादें, पता है मुझे, सब पता है इसके मेले पर भी जाते हैं, सारा कुछ होता है। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब ये जो कांड किए हमने जापान में या यूके के अंदर वो दिखा रहा था, मैं तो हैरान हूँ। पाकिस्तानी ने यूरोप की कंट्री के अंदर जाकर लिखा हुआ कि नो वाइट्स हेयर, मैं हैरान हूँ यार। ये लिखा हुआ तो मैंने भी देखा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन क्या है? तो यार कंफर्मेशन और ऐसा भाई क्या रह गए कि वो खुद उनके मुल्क में उनको कह रहे हैं कि वाइट ना की वाली बात है। इतनी मेंटल होगा, मेंटल है तो मुझे तो लगता है। अब वो उधर से निकलना ही चाहते हैं ना, बात अब ऐसे तो अंग्रेज करते हैं ब्लैक कालों के लिए, मैंने देखा, और वो उनके लिए दिल में रखते हैं कि काले। फिर इनकी जुर्रत देखो मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, क्यों उन्हीं के मुल्क के अंदर रहकर उन्हीं की दीवारों पर लिख रहे हैं नो वाइट से। यार क्या यार, ये कि पागल तो नहीं हो गई है, वाकई पागल हो गए इनको कोई। बाकी ये तो सटिया गए जैसे कहते हैं। अच्छा बात आएगी इससे आगे चलते वीडियो में। अनोख सर ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में कुछ चीज़ें थी जो हम वक्त के साथ रफ्तार के साथ चल रहे थे, तो हमने वो उनमें चेंजिंग की। वो मेरे भाई की 100 मरतबा चेंजिंग कर, लाख मरतबा कर, अपना दीन है, जो मर्जी करके उसके साथ हम चेंजिंग दीन में नहीं कर सकते। और हम कौन होते हैं चेंजिंग करने वाले? हम सोच भी नहीं सकते। हमारे तो ज़बर ज़ेर की नहीं फ़र्क है, हमारे कुरान करीम के ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं है। जैसे पहले दिन आया था वैसे याद चलता रहा है।
और साइंस के लिहाज से देखोगे मेरे भाई तो ये सारी जो ईजादात हैं इब्न हशम से लेकर एक वीडियो में हमने पहले गिना चुके हैं, ये साइंस भी चलती आई है और दीन भी चलता है मेरे भाई। अच्छा, इस पर मैं एक बहुत ऑथेंटिक जवाब दे दूं। कुछ लोग सर कहते हैं कि साइंस ने ये कर दिया, मतलब कई मुझे कहते हैं ज़मीन चपटी है, कई मुझे कहते हैं ज़मीन घूमती है कि साकन है तुम्हारे हिसाब से। मैंने इस पर बहुत बड़ी दलील थी। जो समझदार पढ़ा लिखा बंदा ना, अगर चवल नहीं है, समझदार पढ़ा लिखा भी चवल होता है बात, अगर समझदार पढ़ा लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री जानने वाला, उसके लिए मैं बहुत बड़ी दलील दी थी। मैंने कहा था चवलो अनपढ़ो, पढ़े लिखे अनपढ़ो, कि जब भी किसी चीज़ की रफ्तार मापी जाती है वो रिलेटिव मोशन के लिहाज होती है। मतलब कि मैं ही ना, मैं अगर किसी चीज़ को देख रहा हूँ मूविंग हो रही है तो वो कैसे पता, वो एक और रेफरेंस में है, मैं और रेफरेंस में हूँ। मैं अगर अपने कमरे में बैठा हूँ, बाहर सड़क से मोटरसाइकिल गुजर रहा है, अब वो मेरे लिहाज से तो चल रहा है। स्टैटिक पर मैंने ये सबसे बड़ी दलील दी थी। फिजिक्स का कानून है, जाकर पढ़ो, अनपढ़ो जय लोग हमें कहते हो। ये हमारी पांचवी क्लास के बच्चों को पता होगा कि जो मोशन होती है वो किसी दूसरी जिस्म के लिहाज से मोशन होती है। इसकी सबसे बड़ी मैंने एग्जांपल दी थी कि बस के अंदर दो मुसाफिर सवार हैं, बस चल रही है, अब जो अंदर लोग मौजूद हैं उनका लिहाज से बस हरकत में नहीं है, लेकिन जो बाहर प्लेटफॉर्म का बाहर बंदा बैठा उसके लिहाज से वो बस हरकत में है, मोशन में जो है, मोशन में है। जो लोग हैं वो रेस्ट में अंदर, लोग जो है वो रेस्ट में। और ये सेम चीज मैंने कहा था कि आप जब जमीन पर मौजूद होते हैं, आप जमीन के लिहाज से एक दूसरे के लिहाज से साकन है, जय लो, इतनी भी मोटा शकल भी नहीं आपको जेल में आता, सवाल करने बैठ जाते हो। लेकिन जब आप पृथ्वी से या जमीन से अर्थ से बाहर निकलते हैं, स्पेस में जाते हैं, तब आप देखते हैं, फिर आप स्पेस के लिहाज से उसको मानते हैं कि वो मोशन है। अगर सूरज के लिहाज से जमीन मूव कर रही है तो फिर सूरज रेफरेंस है यार। पता नहीं किन को मैं समझाना बैठ, फिर हमें कहते हैं गुजाल है। हम जमीन के लिहाज से एक दूसरे के लिहाज से हम साकन है, और यही कुरान में जिक्र है कि जमीन साकन है। और उस मुल्लाओं को समझ नहीं आती किस तरह आगे दलील देनी है। इनके अपने अंग्रेजों के कानूनों के अंदर ही ये बातें मौजूद है। जब भी किसी जिस्म की मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है, मोटा शकल, दूसरी क्लास तीसरी क्लास के साइंस पढ़ने वाले बच्चों को भी पता है, वो किसी तीसरी चीज़ के लिहाज से रेफरेंस से मापा जाता है या देखी जाती है। इसलिए हमारे कुरान मजीद में जो ज़मीन का आया जिक्र आया वो सूरज या बाकी स्पेस के लिहाज से आया है कि वो मोशन है, लेकिन अपने लिहाज से वो स्टैटिक है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने बस वाली दे दी है। अभी फिर भी किसी जैल को नहीं समझ आती तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। फिर बात है ज़मीन चपटी है, इस पर भी मैं आपको दलील दे दूँ। जो लोग रियाजी पढ़ते हैं उनको शायद पता होगा कि जब आप किसी भी एक स्फीयर है ना, स्फीयर, अगर स्फीयर का जो होता है ना डायामीटर या उसका जो बार बार ज़मीन होती है, अगर उसकी लेंथ एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, हम उसको फ्लैट कंसीडर करते हैं। जो रियाजी पढ़ने वाला बच्चा या कोई पढ़ने वाला है मौजूद, उनको ये चीज़ें मेरी समझ आएंगी। ज़मीन चपटी है, ज़मीन चपटी है, ये मैं इसलिए दलीलें दे रहा हूँ कि शायद कोई समझने वाला हो। हाँ, इस पर अगर लोग सर कहते हैं कि मेरे साथ डिबेट करो, मैं फिर आपको रियाजी के कानूनों से, फिजिक्स के कानूनों से साबित करूंगा कि ज़मीन फ्लैट है, कि क्या ज़मीन घूमती है, कि साकन है। फिर मैं कोई बंदा समझदार होगा, फिर उन्हीं गोरों के कानूनों से आपको बताऊंगा कि ये देखो, जब सफ़ीयर की ये एक लेंथ लिमिट से क्रॉस करती तो हम उसको फ्लैट मानते हैं। जो रियाजी पढ़ने वाले मुझे कमेंट बताएं कि ऐसा नहीं है। चलें, खैर, अच्छा, मैं बात असल में ये क्यों शुरू की थी? हाँ, मैंने बात ये इसलिए शुरू की थी कि अक्सर हमें कहते हैं कि ज़मीन ऐसी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमें पता है, हमें ये सारी चीज़ें पहले बता दी गई हैं। हमें तो यह भी पता है कि कुर्बे क़यामत, जब क़यामत करीब होगी, इतनी लोगों के पास ताकतें होंगी, इतनी ताकतें होंगी कि एक दिजाल को एक इंसान नहीं है, हम मानते हैं कि एक इंसान है, दिजाल एक फितना है, और वो फितना है साइंस का इल्म ज़रूरत से ज़्यादा, जो मैं मानता हूँ। दिजाल को एक इंसान या कोई ये नहीं है, एक फितने का नाम है। तो फितना इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि ये लोगों को ज़िंदा करना भी शुरू कर देगी, लोगों के ईमान ख़राब करना शुरू कर देगी। यहाँ तक कि फिर उसको तशबीह दी गई कि एक इंसान ले लो, कितनी पावर आ जाएगी कि एक इंसान जो है वो अपने हाथ में एक में सूरज उठाए फिरेगा और एक हाथ में चाँद उठाए फिरेगा, यहाँ तक ताकत आ जाएगी।
ये भाई डॉक्टर साहब आपका मानना मेरा मानना नहीं है। ऐसा भाई फितना है, दिजाल फितना है। मैंने माना आप जिक्र क्या है हदीस में, दिजाल क्या है? एक फितना है और इस फितने से पनाह मांगो। गौर करो हदीसों पर। बिल्कुल, मैं आपकी टू द पॉइंट बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप कहेंगे कि ये साइंस इतनी डेवलप हो जाएगी, नहीं हो रही। ओ यार, मैं इस चीज को तुम्हारी सिर्फ इतने हिस्से को नहीं मानता कि तुम ये कह रहे हो कि ये साइंस की वजह से लोग जिंदा हो गए। नहीं, ये एक इल्म है जो मेरे अल्लाह के पास है। वो एक इंसान को अता किया जाएगा। एक मेरी बात सुन ले, वो मुर्दों को जिंदा करेगा, वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरे देखो ये करो वो करो। जब आएगा तो इंसानी शक्ल में उस वक्त होगा, मतलब कि शक्ल तो इंसान का नहीं होगी कि वैसे मतलब कोई टांग वगैरह ये होगा। मैं बेसिकली ये कहना चाहता था, सब वीडियो बड़ी लंबी हो जाए। कहना मैं ये चाहता था कि कुर्बे क़यामत हमें पता है कि हमारे जो दीन है, दीन इस्लाम पर लोग सवाल भी उठाएंगे, क्योंकि वो ही काम जो हम कभी इम्पॉसिबल समझते थे वो होना शुरू हो जाएंगे। और लोग हमें क्या कहेंगे, ये तो देखो तुम्हारे इस्लाम में तो ऐसा है, लेकिन ये तो ऐसा हो रहा है। ये जो आज सवाल हम पर होते हैं ना, ये सवाल सेम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हुए हैं कि आपसे ये होगा, लोगों को भी जिंदा किया जाएगा, मरे हुओं को फिर कहा जाएगा कि तुम्हारा रब सब जिंदा कर सकता है, ये फिर कैसे कर लिया। ये सवाल हमसे होंगे, हमें पता है। आप समझते हैं कि हमें बुद्धू हैं, हमें पता नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे प्यारे आका दो जहां बता कर जा चुके हैं हमें। अगर ये आप समझे कि हमें कुछ सी चीज़ के अल्लाह ने हमें सब पता है, और सेम टू सेम यकीन कर लें वैसे का वैसे ही। जब भी हम ये चीजें देखते हैं हमारा ईमान बहुत ताज़ा हो जाता है। इन आंखों से देख रहे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत, ये जो बद्दू है ना, अरब के बद्दू, ये अपने इतने अमीर हो जाएंगे कि ये एक दूसरे के साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में मुकाबला करेंगे। हम देख रहे हैं सऊदी अगर कोई ऊंची बिल्डिंग बनाता है तो दुबई बना देता, दुबई बनाता है तो सऊदी बना देता है। इस तरह सहरा में घास जमेगी, जब बारिशें बेमौसमी होंगी। देख रहे हैं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिंदा देख रहे हैं, और हमारा ईमान और पुख्ता हो रहा है। और सहरा पर बर्फ जमेगी और वो भी देखिए। ये भी अगर अभी होना है, अभी ये होना बाकी है। साइंस के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट बड़ी बड़ी चीज़ें आनी हैं, और फिर ये लोगों को आ जाना कि देखो आपके इस्लाम में तो ऐसा नहीं था, हमने कर दिखाया, आप इम्पॉसिबल मानते थे। हमें ये सब पता होना है। अगर आप समझते हैं कि हमें पता नहीं, हमें सारा अल्लाह के नबी बता कर गए, आप पेशन गोइयाँ कर गए ऐसा ऐसा आपके साथ होना, लेकिन आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और अमल के साथ। हाँ जी, मेरी सारी डिस्कशन का मसला मतलब ये था कि जो लोग आज साइंस को तरजीह देते हैं ना इस्लाम पर, या कहते हैं कि देखो ये आपके इस्लाम के लिहाज से ये गलत है, ये आपके इस्लाम के लिहाज से ये है, ऊपर है, नाउज़ बिल्ला, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सब पता। अभी तक तो वक्त आना जब एक इंसान को इतनी ताकत मिल जाने कि उसने कब्रों से मुर्दे उठाना शुरू कर देने और कहना कि मानो मैं आपका रब हूँ, यहाँ तक कभी नौबत आनी है। और वो कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ आंखों का धोखा होगा। हाँ जी, ये अभी तक ये नौबत आनी है, कुछ नया नहीं हम देखने। और जितनी भी उसके पास ताकत होगी, दो शहरों में इंटर नहीं हो सकेगा। इसलिए जो आप हम पर सवाल कसते हैं ना, फलैक है ज़मीन, घूमती है कि ज़मीन, ये आप हमारे ऊपर सवाल वही कर रहे हैं जो हमारे नबी हमको बता कर गए। आपसे ये सवाल होने हैं, इसके लिए आपने तैयार रहना है, अपने ईमान को मजबूत रखना है। ये ज़हन में रखो। अगर किसी को शौक हो ना कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से पेशन गोइयाँ कर गए हैं, मैं आपको पूरी की पूरी वो डिटेल दे दूंगा। रात गुजर जाएगी और आप मानेंगे कि वाकई सेम टू सेम हर चीज़ वैसे हो रही है। सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने ये जो अपना सऊदी अरब के बद्दुओं की दे दी है। बद्दू कहा करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको, ये भेड़ बकरियाँ चराने वाले, एक दिन आएगा क़यामत के करीब कि ये एक दूसरे के साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में मुकाबला करेंगे। हो रहा कोई इसको झुठला सकता है? क्या नहीं हो रहा? दुबई बनाता है, सऊदियों ऊपरी बना, अब दुबई ने बनाया बुर्ज खलीफा, सुनने में आ रहा है 1 पूरी किलोमीटर, इसने तो आई थिंक 828 कितने मीटर की बनाई है। सऊदी अरब के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो पूरा 1 किलोमीटर का बनाने जा रहा बिल्डिंग, जद्दा टावर। ये सब मेंशन है। हम ऐसे नहीं अपने मतलब, हम अपने मजहब को इसी तरह नहीं ऐसे वैसे मजबूती से, सारा कुछ है, सारा कुछ हमें। अभी तो इजराइल ने फैलना है। अगर आप कहते हैं कि इजराइल खत्म अभी नहीं, अभी इजराइल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इजराइल ने अभी फैलना है, ग्रेटर इजराइल बनना है। फिर फितना फसाद में जिस तरह ये कौम है बढ़ना है, बढ़ने के बाद फिर इनका एक दिन अंत आना। और यहाँ तक मुझे याद नहीं है, ये क्लियर टू द पॉइंट बात है कि मुसलमानों की सफाई होना बहुत लाजमी है, और ये हो रही है। चलें, खैर बातें कहीं की कहीं निकल गई। मैंने हारत से शुरू किया था, फिर मैंने स्टैटिक ज़मीन पर भी दलील दी। फिर अगर किसी को और शौक़ हो ना, आ जाए
डिबेट कर लेंगे। फिर प्रूफ देना है रियाजी के कवानीन से, फिजिक्स के कवानीन से और केमिस्ट्री के कवानीन से। किसी के पास हिम्मत हो तो मेरे साथ डिबेट कर ले कि अगर ये चपटी है क्यों है, क्योंकि ये हमारे मन पता था हमारे ऊपर ये सवाल होने हैं और लोगों ने हमें गलत साबित करने की कोशिश करनी है। और इसके लिए हमें हमारे नबी ने फरमा कर गया था कि आपने तैयार रहना। मैंने तो यहाँ तक कह दिया ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो आप सवाल हम पर करते हैं ये कुछ भी नहीं है, तो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। अभी तो मुर्दे जिंदा होने हैं, वो हमने अपनी आंखों से देखने हैं, हमारी नस्लों में देखने हैं, अभी मुर्दे जिंदा होने हैं। और कहा जाना कि मानो मैं आपका रब हूँ, जहाँ तक नौबत अभी जानी है। ये पता हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेश गोइयाँ हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी होती हुई देख चुके हैं। मैं गिनवाना नहीं चाहता, मैंने बस एक ही गिनवाई है जो मैंने आपको बद्दुओं की गिनवा दी। भेड़ बकरी चढ़ 1920 से पहले क्या थे, ये भेड़ बकरी चढ़ाते थे। आप देख लें कितनी कितने अमीर तरीन अयाश तरीन हो गए। और जो मोहम्मद बिन सलमान जो लोग सर कहते हैं ना, मोहम्मद सलमान तो बड़ा डेवलप कर रहा है, उसको पता है आगे दुनिया जा रही। ये सेम वैसी टाइम लाइन बारी जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि अहले अरब के लोग अयाश परस्त हो जाएंगे, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देंगे, लोगों को जो है वल्गर रियलिटी की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि कहेंगे कि सेकुलरिज्म आज़ादाना ख्याल के हो जाएंगे। ये सब चीज़ें मेंशन है। किसी को अगर ना पता हो ना तसल्ली हो तो मैं आपको उसके सबूत प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नॉट आउट साहब। गॉड ब्लेस यू।